हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बिहार दरोगा का सेट मारते हैं। ये सेट संख्या 17 है। इससे पहले 16 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके 16 सेट देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आइए देखते हैं बिहार दरोगा सेट संख्या 17। देखिए, उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सत्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। ऑप्शन डी है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में जो सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरा दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। उसके बाद दिया है कि यहाँ पे जो है कि सिर्फ यहाँ के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पे पालते थे। तो देखिए, यहाँ के लोग जो है मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवर को पालते थे। देखिए, उसके बाद यहाँ के लोग चावल की खेती करते थे। देखिए, यहाँ के लोग चावल की खेती तो करते ही थे, इसके साथ गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार आदि की भी खेती करते थे। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है कि यहाँ के लोग जो है कपास उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न यानी तीन रत्न या त्रिरत्न में शामिल है। ऑप्शन देख लीजिए। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। तो देखिए, जैन धर्म में जो त्रिरत्न शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जो जैन धर्म में इसको दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक असम्यक का मतलब होता है सही, तो सम्यक ज्ञान दिया हुआ है, सम्यक आचरण दिया हुआ है, और विश्वास का मतलब होता है दर्शन, सम्यक विश्वास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो चोल अभिलेखों में जो है जैन धर्म को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देख लीजिए। ब्रह्मदेव है, मल्ली छादनम है, सालाभोग है, वेल्लान बगाई है। तो देखिए, चोल अभिलेख में जो है जैन धर्म को दी जाने वाली भूमि को जो है पल्ली छादनम कहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मदेव जो है चोल में दिया जाता था, ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि होता था। और वेलनाड बगई जो है ये गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। और सालाभोग जो है ये विद्यालयों या संस्थानों को जो दी जाने वाली भूमि होती थी उसको सालाभोग कहा जाता था। तो जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को जो है पल्ली छादनम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन देख लीजिए। तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, हिंदी है। तो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और मुद्रा राक्षस का जो हिंदी अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया है मुद्रा राक्षस का। तो देखिए, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विरसल तथा कुलीन के रूप में इसका नाटक किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? देखिए, इल्तुतमिश है, शेरशाह सूरी है, अकबर है, गयासुद्दीन तुगलक है। तो देखिए, पहला मुद्रा जो है मुद्रित किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो किसके शासनकाल में जो है मुगलों और मराठों के बीच में जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भारत के किस गवर्नर जनरल को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड कैनिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध
का विलय हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो है अवध का विलय कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, वर्ष 1853 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1855 में, वर्ष 1856 में। तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो है अवध का विलय वर्ष 1856 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन देख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, सी.आर. दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो किसने जो बंगाल 1905 में विरोध का आंदोलन का नेतृत्व किया था? नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, गोपाल कृष्ण गोखले है। तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहली बार संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और कब की हुई थी? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन के अनुसार देखिए, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1867 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1870 में, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अटला देवी मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन बी है इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन सी है सिकंदर शाह, ऑप्शन डी है मलिक अहमद। तो अटला देवी मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन के समय में जो है भू राजस्व का कितना दर जो है कर के रूप में दिया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए, 1/2 भाग, 3/4 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 भाग के रूप में कर के रूप में अलाउद्दीन लेता था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए, 14 देखते हैं। देखिए 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? तो भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को जो है किसकी समानता का वचन देता है? ऑप्शन देख लीजिए, अभिव्यक्ति और विश्वास का, विचार और अभिव्यक्ति का, प्रतिष्ठा और अवसर का, अवसर और अभिव्यक्ति का। तो भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर का जो है समानता का वचन देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो मूल कर्तव्य को जो है संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन देख लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिंहम समिति, अशोक मेहता समिति। तो मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, जो भाग 4 क में और आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया है। पहले मूल कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन में, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। मगर जब आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य के बारे में हम टोटल जो जानकारी मिला जुला था बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, राष्ट्रपति है, उसके बाद आपका रक्षा मंत्री है। देखिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में जो घोषणा करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के पास है। अभी जो है ये किन क्षेत्रों में लागू होता है? ये असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा लागू होता है। ठीक है, ये 4 क्षेत्र है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? तो ग्राम सभा जब होता है ग्राम में, तो निम्न में से कौन सा लोग शामिल होते हैं उसमें? ऑप्शन देख लीजिए, गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। देखिए, ग्राम सभा में जो सम्मिलित होते हैं व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, तो वे सभी ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है?
तो कौन सा संशोधन हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, 47वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, 98 संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% किया गया था। और आप कब हुआ था ये? तो ये आपका हुआ था आपका 2003 में, ठीक है। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक है, 2003 में, जिसमें कहा गया था कि जितना भी सीट है उसमें से 15% ही मंत्रियों को वितरित या आवंटित किया जाएगा। 15%, अधिकतम संख्या 15% किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग। देखिए निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, सी राजगोपालाचार्य है, राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है उच्च न्यायालय की प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा, आर्टिकल 241 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बता के निकलेंगे। आपको जो PDF देंगे तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि आपको कम टाइम में 100 क्वेश्चनों का कवर करवाना है, तो डायरेक्ट सब आंसर ऑप्शन बताना जरूरी नहीं है। जिसमें होगा डायरेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट अनुच्छेद 241 याद रखेगा, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उच्च न्यायालय के प्रावधान के लिए संविधान में वर्णन किया गया है। तो ये डायरेक्ट आंसर बताने वाला था, आंसर बता के निकल गए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये कई बार क्वेश्चन हम बताए हुए थे। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनके सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कौन सा विवाद आते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में जो है मूल अधिकारों का प्रवर्तन आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश के इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो आप जानते ही होंगे कि स्वर्ण त्रिभुज में जो है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं, ये कंबोडिया नहीं आते। ऑप्शन नंबर इसमें पूछा रहा है कौन सा भाग नहीं है, तो कंबोडिया नहीं है। तो स्वर्ण त्रिभुज में जो है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं, ठीक है। तो नहीं आने वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी NRI डे मनाया जाता है। तो ये 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पूछा जाता है तो 9 जनवरी को इसका राइट आंसर हो जाता है, 9 जनवरी। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो NRI डे भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है इसमें, तो 18 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो लोसुंग जो है त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसका, लद्दाख है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। तो लोसुंग जो है ये सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सभी देख लिए। 27 देखिए, यूनेस्को कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेस्को कप जो है किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा, यूनेस्को कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है। तो सूरज ताल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक। आइए आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए आगे ऑप्शन देखिए, आगे ऑप्शन है कि पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी है जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित क्षेत्र। तो इकोसिस्टम का जो सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो भारत में जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो कई बार हम बताए हुए थे ये, तो 33.33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अभी कितना है वन क्षेत्र भारत में? तो 25.11% वन क्षेत्र भारत में अभी फिलहाल में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? देखिए, जल ग्रहण करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक मदद हेतु, छाया प्राप्त करने के लिए। तो ये यांत्रिक मदद हेतु जो है दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। इधर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इधर स्थापना कब हुआ है। पहला है सिमलीपाल जो है 1994, सही है। कंचनजंगा 2002 है, तो कंचनजंगा जो है 2002 दिया है, तो कंचनजंगा जो स्थापना हुआ था 2000 में हुआ था, ठीक है, 2000 में। तो ये ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। और आगे देख लीजिए, नोकरेक 1998 सही है, पन्ना 2011 सही है। तो बाकी ये सही है। कंचनजंगा 2002 दिया है, तो इसका स्थापना 2000 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में जो है निर्णय देने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना देश का? ऑप्शन देख लीजिए, केरल हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा SHWS स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया था? तो स्वास्थ्य ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन देखिए, त्रिपुरा है, नागालैंड है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। स्वास्थ्य ऐप जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इस ऐप में जो है जो स्वच्छता कर्मी है, जो साफ सुथरा करने वाले व्यक्ति है, उनके परिवार के लिए कुछ मदद करने का ऐप बनाया गया था। ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? तो संगम नौसेना अभ्यास जो है भारत ने किस देश के साथ किया था? ऑप्शन देख लीजिए, चीन है, जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है। तो संगम नौसेना जो है अमेरिका के साथ किया गया है। देखिए, ये सातवां संगम युद्ध था, अभ्यास था, जो दिसंबर 2022 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये गोवा में किया गया था। ये भी एडिशनल जानकारी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 157वां देश कौन सा है? तो ILO में शामिल होने वाला 157वां देश कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, किरीवाती है, टोंगा है, क्रोएशिया है, जापान है। तो ILO में शामिल होने वाला 157वां देश जो है टोंगा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी, देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन देख लीजिए, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, S जयशंकर है। तो इसमें जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था S जयशंकर ने किया था। कहाँ पे हुआ था? फिजी में हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में भारत की तरफ से S जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑपरेशन रक्षा है, ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन मदद है, ऑपरेशन गंगा है। तो ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उनके मदद के लिए, ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में जो है प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा था, और भारत का इसमें जो स्थान है, भारत का स्थान 4 है, चौथा स्थान भारत का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला स्थान अमेरिका का है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 2023-24 में जो है GDP, भारत का GDP कितना रहने का अनुमान बताया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, 6 से 6.5%, 6 से 6.8%, 7 से 7.5%, 8 से 8.2%। तो देखिए, भारत में जो है वित्त वर्ष 2023-24 में GDP रहने का जो है अनुमान लगाया गया है वो 6 से 6.8%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो दूध उत्पादन में जो है भारत का स्थान पहला है। वर्ल्ड में जितना भी दूध होता है विश्व में, उसका 25% जो है भारत उसका निर्यात करता है, खुद उत्पादन करता है 25%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुरुचि अंशु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन देख लीजिए, वसु से, कुश्ती से, जूडो से, एथलेटिक्स से। तो सुरुचि अंशु का जो है अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था, इसका संबंध कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन देख लीजिए, जस्ट लाइक दैट है, हैरी आउस है, अबाउट डेमन
टाइम है कोई नहीं। तो ग्रेमी पुरस्कार 2023 में जिसे सम्मानित किया गया एल्बम ऑफ द ईयर तो हैरी आउस था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक, तो विक्ट्री सिटी की पुस्तक के लेखक जो है कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, सलमान रुश्दी है, कैलाश सत्यार्थी है, शशि थरूर है, जावेद अख्तर है। तो प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक जो है सलमान रुश्दी है। ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। थोड़ा सा बगल में कम हो रहा है तो खटखट का आवाज़ यदि जा रहा होगा तो आप लोग इसको इग्नोर करके चलिएगा। देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था, तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का क्या थीम था? ऑप्शन देख लीजिए, एंड कैंसर लाइफ। ऑप्शन बी है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन सी है बिलीव नाउ। ऑप्शन सी है इडिकेट द रूट। देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2023 का जो थीम है क्लोज द केयर गैप, इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ द नॉलेज, तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ द नॉलेज जो है को स्थापित किया गया था। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा है, इसी को कहा गया है। तो ये को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, गोवा में। तो इसे जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को, जो 70 फीट की मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, नई दिल्ली है, पंजाब है, मुरादाबाद है, चंडीगढ़ है। तो इसका सबसे गंदा शहर जो है ये नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, इधर राज है, इधर राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश का जो है केरी परनाइक राज्यपाल है, सही है, ठीक है। मेघालय फागू चौहान, सही है। झारखंड सीपी राधाकृष्णन, सही है। महाराष्ट्र का जो है गणेश लाल दिया है। तो महाराष्ट्र का जो है फिलहाल में रमेश बैस है इसका राज्यपाल, ठीक है, रमेश बैस। हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो बदल जाए, मगर फिलहाल अभी बदलने वाला नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, हाल ही में जो तुलसीदास बलराम का जो निधन हो गया था, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन देख लीजिए, खेल है, साहित्य है, संगीत है, राजनीतिक है। इनका संबंध जो है खेल से था। एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे बलराम, तुलसीदास बलराम जो है एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इसका संबंध जो है खेल से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन देख लीजिए, संगीता वर्मा है, नितिन सेन है, राहुल जौहरी है, पूजा सिंघाल है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष जो है संगीता वर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है भारत में कहाँ किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, भोपाल है, नागपुर है, रांची है, नई दिल्ली है। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है भोपाल में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन देख लीजिए, 150वां, 200वां, 250वां, 275वां। तो जो है हाल ही में जो दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है वो 200वां जयंती मनाई गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो हुबली में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, अश्वनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो ये इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो नेपाल के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर जानिए। नेपाल का जो नए राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हाल ही में किस राज्य में याओसंग उत्सव मनाया गया? तो याओसंग उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, कर्नाटक है। तो याओसंग उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिए। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो पहली महिला ड्राइवर जो है कौन बनी है? तो इसका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है वंदे भारत संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए, रबी फसल की बुआई की जाती है। तो रबी फसल की जो है बुआई कब की जाती है? याद रखिएगा, रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख फसल जो है रबी फसल का याद रखिएगा, गेहूँ, चना, जौ, सरसों जो है रबी फसल का कुछ प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य है। तो जूट उत्पाद में जो अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो किस राज्य की जो है अधिकतम सीमा जो है म्यांमार
के देश से लगती है? तो याद रखिएगा म्यांमार से सबसे अधिक सीमा जो साझा करती है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके वजह से? तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है किस स्थान को? ऑप्शन देखिए, साओ पोलो को, सेंटोस को, मैनचेस्टर को, कोई नहीं। तो कॉफी पोर्ट के नाम से जो है सेंटोस को जाना जाता है। सबसे अधिक कॉफी जो है ब्राजील में होता है, ब्राजील में ही सेंटोस एक जगह है, उसी को जो है कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेंटोस कहाँ का जगह है? ब्राजील में। ब्राजील में ही सबसे ज़्यादा कॉफी होता है। ठीक है, उसी का जगह है सेंटोस। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, नंदा देवी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी जो किस हिमालय का भाग है? तो ये याद रखिएगा, नंदा देवी जो है डायरेक्ट याद रखिए कुमायूं हिमालय का भाग है, कुमायूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 काफी अच्छा क्वेश्चन है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो द्वीपों का समूह जो है लक्षद्वीप है। ऑप्शन देखिए, प्रवाल द्वारा निर्मित, सुनामी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो द्वीपों द्वारा समूह लक्षद्वीप है, ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? याद रखिएगा 36। ठीक है, 36। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देखिए, झेलम है, गंगा है, चिनाब है, मांडवी है। तो दूध गंगा जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है। ऑप्शन 66 देखिए, भार का एसआई मात्रक होता है। भार का एसआई मात्रक आप लोग याद ही रखिएगा, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में नीचे से ऊपर देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, पैरोमीटर है, पेरिस्कोप है, ओडोमीटर है, एनीमोमीटर है। तो जो है पनडुब्बी में जो इसका प्रयोग किया जाता है नीचे से ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देख लीजिए, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, वह नियत रहेगा, उसका मान शून्य होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय का कार्य जो है वह प्रभाव पड़ेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दो कणों के बीच में जो दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं। उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं, ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, आयाम है, आवृत्ति है, तरंग धैर्य है, माध्यम है। तो इनमें से तरंग की जो विशेषता नहीं है वो माध्यम है। ठीक है, विशेषता नहीं है ये आयाम, आवृत्ति और तरंग धैर्य जो है तरंग की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कहा जा रहा है, तो दूध का दही में परिवर्तन होना ही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ये भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। ये तीनों भौतिक परिवर्तन है, ये सिर्फ रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो ये डाल्टन ने बताया था, डाल्टन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, गैलियम है, जर्मेनियम है, जास्ता है, कार्बन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम जो है सामान्य तापमान पर जो है द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है किसी धातु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? ठीक है। देखिए, 2 1 है। 2 1 आपका किसका है? 2 1 आपका हो गया 2 1 हो गया आपका लिथियम। ठीक है, 3 जो है ये लिथियम का परमाणु संख्या 2 6 यानी कि 8 जो है ऑक्सीजन का है। 281 जो है सोडियम का हो गया जो कि धातु है। 283 यानी एल्युमिनियम भी धातु है। देखिए, ये आपको लिथियम धातु है, उसके बाद सोडियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और ऑक्सीजन जो है गैस है। ठीक है, 2 6। तो इसमें कह रहा है कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो 2 6 जो है ऑक्सीजन जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 76 देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु त्रिज्या है, एवोगाड्रो संख्या है, परमाणु क्रमांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में जो है कमी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए,
यदि किसी लवण का pH मान शून्य है तो वह डैश लवण का होता है। ऑप्शन देखिए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का, सशक्त एसिड और सशक्त बेस का, कमजोर एसिड और कमजोर बेस का, कमजोर एसिड और सशक्त बेस का। देखिए, यदि किसी लवण का pH मान शून्य है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो जलीय विलयन में जो है किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन देख लीजिए, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, अम्ल जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर हो जाएगा। क्षार जो है जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। देखिए, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सरणी में पहले आवर्त में रखा गया? तो पहले आवर्त में कौन सा नोबल गैस को या निष्क्रिय गैस को रखा गया? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टन है। तो सबसे पहला धातु तो हाइड्रोजन है, मगर सबसे पहला निष्क्रिय गैस जो है पूछा जाएगा तो ये हीलियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। देखिए, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो अधातुओं का उपयोग जो है निम्न में से किस में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, बॉयलर है, खाद है, यंत्र निर्माण है, हवाई जहाज है। हवाई जहाज है तो अधातुओं का निर्माण व्यापक उपयोग जो है खाद के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम काफ़ी बार हम बताए हुए थे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हेमोटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, रक्त है, पौधे की प्रजनन प्रणाली है, हड्डियां है, जानवरों की खान पान की आदत है। तो हेमोटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है, रक्त से। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ऑप्शन देख लीजिए, साइटोलिसिस है, डी प्लाज्मोलिसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, प्लाज्मोलिसिस है। तो पानी की कमी के कारण जो है कोशिका का संकुचित भित्ति से अलग हो जाने की प्रक्रिया को जो है ये प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हमारे शरीर में वसा संचयन ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो है वसा संचयन ऊतक को जो है क्या कहते हैं? तो इसे एडिपोज ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक, एडिपोज ऊतक। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को जो है विभेदन कहा जाता है, विभेदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित द्रव होता है। तो पादपों में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा द्रव उपस्थित होता है? तो ये कार्बन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो किसने दिया था? तो ये ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। देखिए, जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोक जो है निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित? ऑप्शन देख लीजिए, एनेलिडा है, मोलस्का है, प्रोटोकेंड्रोटा है, प्लेटेहेल्मिन्थेनिज है। तो देखिए, जोक जो है आपका एनेलिडा संघ से संबंधित है, एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से किस में हेमोडोंट दांत पाए जाते थे? हेमोडोंट दांत जो है किस में पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, मछली है, मानव है, तेंदुआ है, घोड़ा है। तो हेमोडोंट दांत जो है मछली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो उत्सर्जित अम्ल जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। ठीक, याद रखिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन देखिए, चेचक है, तपेदिक है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग नहीं है, ये तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, CR राव है, PC महालनोबिस है, BKRV राव है, KN राज है। तो 1949 में भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया था PC महालनोबिस को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसे इंग्लिश में NAARM कहा जाता है, NAARM जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। डायरेक्ट इसका आंसर जानिए, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, थोक कीमत सूचकांक का, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का।
देखिए अब 96 से जो है मैथ स्टार्ट होता है। मैथ आप लोग बनाने का वीडियो पोस्ट करके इसको बनाने का प्रयास करिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको देख लेना है इसको बना के। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 100 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोग मैथ बनाने का प्रयास खुद से करिएगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया, आप लोग खुद बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों।